हेलो 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 हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत नमस्कार। प्रजापति का सबसे पहले मैसेज हमारे पास में आया है। ये बच्चा कह रहा है इलेक्ट्रिक फिजिक्स भी करा दीजिएगा सर। सब कराएंगे भाई। इलेक्ट्रिक फिजिक्स का होता है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट ये कह रहे होंगे ना। तो जो जो रह गया सब कराया जाएगा आपको। जो पहले दिन हमने सिलेबस बताया होगा, जब मेरी डेमो क्लास होती है उसमें बताता हूँ मैं कि भाई ये टॉपिक करेंगे। तो जो जो रह गए सब होंगे, उसमें क्यों टेंशन ले रहे हो आप। वो हमारा काम है टेंशन लेने का। आप बस आराम से पढ़ो, चिलोगे, ठीक है। और आप भी टेंशन लेंगे फिर हमारे मास्टर होने का फायदा क्या है ना। निर्मल, मनोज, सचिन, विपिन। हाँ, अभी जैसे फ्रिक्शन जब खत्म हो जाएगा ना, फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे। मैंने आपको शायद सैटेलाइट पढ़ा दिया ना, एक तो ना कई बैच में सेम टॉपिक चल रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता कई बार। तो अभी आपको एक सिंपल पेंडुलम पढ़ाना है और केपलर के नियम भी पढ़ाने हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, और बीच में केपलर के नियम के साथ में रोटेशनल मोशन की भी कुछ बातें करेंगे, तब मैकेनिक्स जाके खत्म होगा ना। तो अभी बचा है ये। रामपाल जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। सतीश, राकेश, सब पहले का सारा क्लास करके आए हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, बाहर आवाज सुन रही है? ढोल वोल बज रहे हैं बाहर ना हमारे यहाँ नीचे। ढोल वोल की आवाज आ रही हो। वैसे तो माइक वगैरह ये जो होते हैं ना, ये कैच करते नहीं आसपास के साउंड को, पर अब पता नहीं आप तक तो शायद नहीं पहुंच रहा होगा, है ना। लेकिन मेरा दिमाग ध्यान है ना, बार बार वो जो स्टोर हो रहा है काफी। चलो, वैसे तो मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ तो कम ही दिक्कतें होती हैं ऐसी। चलो, अब लगभग सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं ना, 2-3 मिनट हो गए हैं। पढ़ा दिया ना, ठीक है, सब पढ़ा देंगे। चलो अब यहाँ लिखेंगे। अब बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ। अच्छा, एक मुझे पढ़ाना पहले, सॉरी। कल मैंने आपको क्लास में जाते समय एक लाइन बताई थी कि अगर कोई चीज इंक्लाइंड सरफेस पर रखी हो, नत समतल पे, है ना, जैसे कि ठीक है सर, सब अब ठीक है। ओके, चलो यहाँ देखना। राम राम में राम राम सुनो दीपक, यहाँ देखो। कल मैंने आपको लास्ट में जाते हुए एक बात बताई थी, उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई चीज अगर मान लो किसी सरफेस पर रखी हो, जैसे आप एंगल बढ़ाओगे तो एक एंगल ऐसा आएगा कि जिस पर वो चीज फिसलना शुरू कर देगी। तो वो एंगल जिस पर कोई ऑब्जेक्ट फिसलना शुरू कर दे, जस्ट स्लिप करना शुरू कर दे, उसे मैंने कल आपको बताया था, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, उसे हम कहते हैं विराम का कोण। तो विराम का कोण वह कोण था जिस पर कोई वस्तु जस्ट फिसलना शुरू कर देती है ना। ये हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। मैं मान के चल रहा हूं कि सब बच्चे कल उपस्थित थे। आज हम पढ़ेंगे क्लास में एंगल ऑफ रिपोज। सॉरी, आज पढ़ेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज, तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। घर्षण कोण इसे हम लिखते हैं थीटा से, घर्षण कोण। ठीक। अब यहाँ बड़े ध्यान से समझना। ये बेटा मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, उसका जो वेट है, उसका जो भार है, वो हमेशा काम करता है नीचे की तरफ, है ना। तो उसका जो वेट होगा, ये mg नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। और ये जिस सरफेस पर रखा है, उस सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन कहां पे काम कर रही होगी? उस सरफेस की जो नॉर्मल रिएक्शन है वो काम कर रही होगी ऊपर की तरफ। ठीक। अब हम बड़े ध्यान समझना, अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, आप ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आप इस पे इधर को बल लगाएंगे तो इस तरफ को फिसलना चाहेगा ये, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट। जिधर को ऑब्जेक्ट फिसलना चाहता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसे एकदम स्मॉल एफ से। अब देखो, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी थोड़ी सी जो डेफिनेशन है ना, ये थोड़ी सी अजीब सी लगती है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना इसकी डेफिनेशन को।
ये बेटा हमारे पास में ये सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन है, लंबवत प्रतिक्रिया है। ये सरफेस का फ्रिक्शन है, घर्षण। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर जिस पे आपने आगे की तरफ को धक्का मारा, जब ये आगे की तरफ फिसलना चाह रहा था तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ को लगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे अब यहाँ पे हमें दो फोर्स दिख रहे हैं। एक फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मैं इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट लूं, इनका अगर मैं परिणामी लूं रिजल्टेंट, तो कहीं इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस रिजल्टेंट को जो है मैं लिख देता हूं टी से। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसे लिख रहा हूं मैं टी से। अब बड़े ध्यान समझना, फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इनका जो रिजल्टेंट आता है, इनका जो परिणामी आता है, ये रिजल्टेंट इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे हम कहते हैं घर्षण कोण। ये हमारा घर्षण कोण कहलाता है। तो घर्षण कोण की डेफिनेशन क्या होती है कि द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। यानी आप ये समझो कि थीटा किसके बीच में एंगल दिख रहा है आपको? नॉर्मल रिएक्शन और टी के बीच में। यानी थीटा जो है, घर्षण कोण जो है, ये किसके बीच का एंगल है? एक तो ये लंबवत प्रतिक्रिया के बीच का एंगल है और एक किसके बीच का एंगल है? परिणामी के बीच का। किसका परिणामी है? किसका रिजल्टेंट है? ये रिजल्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का। तो घर्षण बल और नॉर्मल रिएक्शन का जो भी रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जो एंगल बनाएगा वो घर्षण कोण कहलाएगा। अभी मैं लिखूंगा इसे, दोबारा समझेंगे। मैंने कहा कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट आया, उसे लिख रहा हूं मैं टी से। तो इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो परिणामी है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ लंबवत प्रतिक्रिया के साथ में जो कोण, जो एंगल बनाता है, उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। तो घर्षण कोण क्या होता है? द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखेंगे तब समझ जाओगे। और अपने याद करने के लिए ना, ये पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी, आपको फोटो ध्यान रखना है। तो पेपर में अगर कभी आ जाए तो आप तुरंत देख लेना कि भाई थीटा क्या था? टी और आर के बीच का एंगल, यानी नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है ना। तो आप इजिली कर सकते हैं। आगे और समझ में, तो यहां पर लिखेंगे द एंगल। चलो इसे एक बार आप पहले ये वाला फोटो उतार लो, तभी समझ में आएगा। पहले फोटो उतारो ये। बना लिए? तो लिखेंगे द एंगल, द एंगल, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स with the with the with the normal reaction, with the normal reaction, the angle made by resultant of normal reaction and frictional force with the normal reaction is called angle of friction, is called angle of friction। ठीक, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे लंबवत प्रतिक्रिया, लंबवत प्रतिक्रिया और घर्षण बल के, और घर्षण बल के परिणामी के द्वारा, लंबवत प्रतिक्रिया और घर्षण बल के परिणामी के द्वारा लंबवत प्रतिक्रिया के साथ, लंबवत प्रतिक्रिया के साथ बनाया गया कोण, घर्षण कोण
कहलाता है। आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। ये हमने क्या बोला आपसे कि घर्षण बल और लंबवत प्रतिक्रिया का जो परिणामी बनेगा, उस परिणामी के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाया गया कोण घर्षण कोण कहलाता है। हालांकि इसकी डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमने कल एंगल ऑफ रिपोज की पढ़ी थी, वो इंपॉर्टेंट थी कि वो एंगल जिसमें कोई चीज फिसलना शुरू कर दे वो विराम का कोण कहलाता है। अच्छा ये बेटा हमारे पास जो थीटा है, सेम बिल्कुल जैसा फॉर्मूला हमने कल पढ़ा, सेम ऐसे फॉर्मूला यहां पर भी आएगा। ये जो थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, म्यू इक्वल टू होता है टेन थीटा। यानी कि अगर आपको घर्षण कोण पता हो तो आप म्यू निकाल सकते हैं। यानी मजा आ गया, सेम फॉर्मूला है। अगर पेपर में आपको एंगल ऑफ रिपोज दे रखा हो, विराम का कोण, तो अभी हमने कल क्या फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू इक्वल टू टेन अल्फा। अगर आपको घर्षण कोण दे रखा हो थीटा, तो भी हमारे पास फॉर्मूला क्या, म्यू इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये समझ सकते हैं कि थीटा और अल्फा की वैल्यू बराबर होती है। यानी अगर आपको विराम का कोण पता है तो घर्षण कोण पता है, या घर्षण कोण पता है तो विराम का कोण पता है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब देखो इसका हम कैसे फायदा उठाएंगे, इस चीज का हम इस क्वेश्चन में उठाएंगे। मैंने आपके लिए पहले से रख दिया, ये क्वेश्चन करो। वेक्टर, प्रजापति, मनोज, अंकिता करना है क्वेश्चन। इसने कहा ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लिप, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक ब्लॉक को 30 डिग्री झुकाव वाले झुके हुए तल पर रखा गया है, ब्लॉक खिसकने वाला है, इसका घर्षण कोण क्या है। वो एंगल जिसपे कोई ऑब्जेक्ट जस्ट फिसलने वाला हो, अबाउट टू स्लिप, है ना। प्रिया कह रही है यूजली मैंने आपकी सारी क्लास लाइव नहीं ली, बट आज आपसे ये कहना था कि आप एक बेहतरीन आदमी, मेहनत टीचर हैं, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरा प्री क्लियर हो गया है, उम्मीद है कि मेंस में निकल जाएगा। आप कैसे टीचर, कुछ लिखा है बच्चे ने, प्रिया ने लंबा चौड़ा सा कमेंट। हम इतना कहेंगे थैंक यू, वो सब आपकी मेहनत है। हम तो भाई सबको ही पढ़ाते हैं ना, सभी पास हो जाएं तो हमें लगे कि हम बढ़िया मास्टर हैं। सब तो पास नहीं होते, तो जो मेहनत करता है वही होता है। यहाँ देखो, इसने कहा कि एक ब्लॉक जो है वो रखा गया है इंक्लाइंड प्लेन पर, और इसका इंक्लाइनेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री। और ये जो बेटा ब्लॉक रखा हुआ है जस्ट अबाउट टू स्लिप है, ये जस्ट फिसलने वाला है। तो जिस एंगल पर कोई चीज जस्ट फिसलने वाली हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री दे दी इन्होंने, भाई एंगल ऑफ रिपोज दे दिया। विराम का कोण ये हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में, तो एंगल ऑफ रिपोज है ये, विराम का कोण। लेकिन उसने हमारे से विराम का कोण नहीं पूछा, उसने पूछा हमारे से एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी थीटा की वैल्यू पूछी है। और आप सभी को पता ही है कि थीटा और अल्फा तो बराबर ही होते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, 30 डिग्री। तो यानी हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो कई बार वो ऐसे आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऐसे पूछ सकता है, वरना इसकी जो ऊट पटांग टाइप से की जो डेफिनेशन है, ये जनरली नहीं पूछता हमारे से। वो कह रहा है कि भाई जिस एंगल पे कुछ फिसलने लगे, तो चाहता तो उसी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि एंगल ऑफ रिपोज बताओ। तो देखना चाह रहा था कि आपको डेफिनेशन पता है कि नहीं पता, 30 डिग्री बता दो। और उसने एंगल ऑफ रिपोज ना पूछ के एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ लिया, वो भी तो उसके बराबर ही है, क्योंकि म्यूज गल टू टेन अल्फा और म्यूज गल टू होता है टेन थीटा। तो दोनों में फॉर्मूले सेम ही है, तो थीटा और अल्फा की वैल्यू क्या रहती है, सेम। कल क्लास नहीं ली, जिस बच्चे ने कल क्लास नहीं ली उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा हम क्या बता रहे हैं क्लास में, है ना। तो एक बार कल की क्लास जरूर ले लो भाई, क्योंकि टॉपिक सिमिलर चल रहा है। अब लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। सेकंड लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसे हम कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हिंदी में इसका एक ही नाम है, गतिक घर्षण। थर्ड लिखेंगे
रोलिंग फ्रिक्शन, इसे कहते हैं लोटनी घर्षण। अगर किसी बच्चों को अच्छा नाम पता हो रोलिंग फ्रिक्शन का तो बता सकता है यार, हिंदी मीडियम का बच्चा। लोटनी घर्षण मैंने काफी सर्च किया लेकिन मुझे कुछ अच्छा नाम इसका मिला नहीं हिंदी में। तो हमारे पास में काइनेटिक और डायनामिक और रोलिंग, तो 3 फ्रिक्शन की बात हम करेंगे क्लास में। अच्छा, ये तो आप समझ रहे होंगे रोलिंग फ्रिक्शन तब काम करेगा जब कोई वस्तु रोल करे। जब कोई वस्तु बेटा रोल करेगी, आपको सोचो ये सरफेस है, वस्तु जब रोल करती है तो यहां पे जो एरिया आपस में टच होगा वो बहुत कम दिख रहा है हमें, बाहर से कम दिख रहा है। ये तो वर्चुअल एरिया है, जो एक्चुअल में एरिया टच होगा वो और भी ज्यादा कम होगा। मैंने आपको बताया था कि जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो जितना एरिया हमें कॉन्टैक्ट में दिखता है वास्तव में उससे भी कम एरिया कॉन्टैक्ट में रहता है। तो जब कोई चीज रोल करती है तो उस समय जो हमें बाहर से एरिया दिख रहा है वही बहुत कम टच में है। तो जो वास्तव में जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो और कम एरिया टच में दिखेगा। बताया था ना आपको क्लास में कि जैसे मान लो कि भाई टेबल है, इसके ऊपर आपने एक बुक रखी तो आपको लग रहा हो कि इतना एरिया कॉन्टैक्ट में है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये टेबल हमें थोड़ी सी ऐसे उबड़ खाबड़ दिखेगी और इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है वो भी थोड़ा उबड़ खाबड़ सा होगा। तो यानी कि हमें दिख तो रहा इतना एरिया कॉन्टैक्ट में, पर वास्तव में तो केवल इतना ही एरिया कॉन्टैक्ट में है। तो जब कोई चीज रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है और इसकी वैल्यू होती है सबसे कम, क्योंकि बहुत ही कम एरिया जो होगा जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी देखेंगे तो टच में रहेगा। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू तो होती है मिनिमम। तो सबसे कम जो घर्षण काम करता है वो रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। इसलिए अगर मुझे कभी कोई चीज एक से दूसरी जगह लेकर जानी हो तो मैं ऐसे नहीं चाहूंगा कि उसे जमीन पर रखें और खिसका खिसका के आगे लेके जाएं। नहीं, हम क्या करेंगे, उसे कुछ ऐसे जैसे मान लो कि ठेले पर रेड़े पर रख देंगे जिसमें कि टायर हो, जो टायर रोल करते हुए आगे जाएं, तो उसके ऊपर रख देंगे तो उस सामान को हम इजिली लेके जा सकते हैं। या आपने देखा कूलर का जो स्टैंड होता है ना उसमें नीचे पहिए लगे होते हैं, रोल करते हैं, हल्का सा हाथ मारो तो कूलर का पूरा स्टैंड एक तरफ को हो जाएगा, फिर हाथ मारो इधर को हो जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे कम काम करता है। इसलिए हम जनरली एक से दूसरी जगह जब भी हमें ट्रैवल करना है तो हम कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, क्योंकि उन सब में क्या है कि जो पहिए लगे हुए हैं वो रोल कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन हमारे लिए समझने का जो है कॉन्सेप्ट जो है जिससे पेपर हमारे से क्वेश्चन पूछता है वो जनरली है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमें स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को थोड़ा ढंग से समझना है। इसके लिए मुझे पहले तुम्हें एक कहानी से बतानी पड़ेगी और फिर उस चीज को मैं ग्राफ से बताऊंगा, फिर जाके हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और फिर दो मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं आपके लिए वो क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक, अब देखना एक जगह सर इस टॉपिक में EMRS में क्वेश्चन आया था सर, लेकिन उन्होंने इसका आंसर रॉन्ग बताया है, रोलिंग फ्रिक्शन को ज्यादा बताया। क्वेश्चन पूरा लिखो क्या है, आंसर हो सकता है कि बाद में चेंज कर दें वो, तो पहले पूरा क्वेश्चन बताओ तो अब बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बात समझेंगे, अब स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को समझना है, बड़े ध्यान समझना। कई बार ऐसा होता है चेतना कि ना क्वेश्चन होता कुछ और है और हम जब समझते हैं तो हमें कुछ और लगता है वो, पर वो वास्तव में होता है कुछ और। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट ऑप्शन के साथ लिखो तब बताएंगे हम, है ना, बिल्कुल सेम वही वर्डिंग होनी चाहिए जो पेपर में लिखी थी। अब यहाँ देखो बड़े ध्यान समझना भाई, मान लो कि मेरे घर में एक बहुत भारी अलमारी रखी है 20-30 साल से, बहुत ज्यादा भारी है, और घर वालों ने कहा कि भाई काम करो इस अलमारी को जो है घर के दूसरे कोने में कर दो, ये बहुत दिन हो गए यहाँ पे, इसे सफाई करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार मैंने तो न्यूटन का नियम पढ़ा है, भाई न्यूटन का नियम क्या कहता है, F=ma। तो मुझे क्या लगा कि जैसे मैं इस अलमारी पे फोर्स लगाऊंगा तो इसके अंदर तो एक्सिलरेशन पैदा हो जाएगा। तो मैं गया, मैंने अलमारी को ऐसे किया, अलमारी देखा मैंने, टस से मस भी नहीं हुई। मैंने यार ये क्या हुआ, न्यूटन का नियम फेल हो गया क्या, कि मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने पूरा दम लगाया, अलमारी तो बिल्कुल भी खिसकी नहीं है। जबकि न्यूटन साहब कह रहे हैं कि फोर्स बल लगाने से तो त्वरण पैदा होता है। पर किसी ने कहा मेरे से भाई साहब ये जो न्यूटन का फॉर्मूला है ना F=ma, इस F=ma में ये F जो है ना नेट फोर्स है, कुल बल नेट फोर्स। यानी एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जितना फोर्स आप इस अलमारी पे लगा रहे हैं, आपने मान लो 100 न्यूटन का बल लगाया, तो इस अलमारी पे अपोजिट डायरेक्शन में भी 100 ही न्यूटन का बल लग रहा होगा, तो नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने ऐसे फोर्स लगाया, अलमारी नहीं खिसकी, यानी जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा होगा। तो मैं अलमारी के पीछे गया, मैंने देखा यार यहां तो कोई भी खड़ा नहीं है। मैंने यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं तो अकेला आदमी हूं, अकेला ही फोर्स लगा रहा हूं इधर को। उन्होंने कहा भाई साहब ठीक है,
आपने इस अलमारी पे फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स आप लगा रहे हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अलमारी जमीन के ऊपर रखी है, तो जमीन और अलमारी के बीच में एक घर्षण बल काम कर रहा है। तो जितना फोर्स आप लगा रहे हो ना, ठीक उतना ही घर्षण फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, और दोनों एक ही वस्तु पे काम कर रहे हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों फोर्स कैंसिल हो जा रहे हैं। इसलिए आपकी अलमारी वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो अगर मैं किसी अलमारी पे 100 न्यूटन का बल लगाऊं और वो अलमारी ना चले, तो समझ जाना है कि फ्रिक्शन भी 100 है। तो अगर आपके गली मोहल्ले में कोई बहुत भारी पत्थर पड़ा हो और आपने पूरा दम लगा दिया और वो पत्थर ना हिले, समझ जाना है कि उसमें फ्रिक्शन भी उतना ही लग रहा है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने फोर्स लगाया अलमारी पे 100 न्यूटन, अलमारी नहीं चली, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू भी 100 ही न्यूटन है। मैं थोड़ा गया, केले वेले खा के आया, जूस वूस पिया, मैंने कहा चलो फ्रिक्शन तो 100 था, अब और दम लगाते हैं। मैंने फोर्स लगाया 150 न्यूटन का, अलमारी अभी भी नहीं खिसकी। मैंने यार ये तो बदतमीजी है। अभी मैंने फोर्स लगाया था 100 न्यूटन का, फ्रिक्शन की वैल्यू 100 थी, नेट फोर्स 0 हुआ, अलमारी नहीं चली, समझ में आया। अब तो 150 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, अब क्यों नहीं चल रही, अब तो नेट 50 बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर अलमारी अभी भी नहीं चली, तो यानी कि जैसे ही मैंने फोर्स बढ़ाया तो साथ में फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई है। तो अगर कोई वस्तु रखी हुई हो और आप उसके ऊपर लगातार फोर्स लगा रहे हैं और वो वस्तु ना चले, समझ जाना कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। मैं 2 बच्चों को और लेके आ गया, हम तीनों ने पूरा दम लगाया, अलमारी अभी भी नहीं खिसकी। हम तीनों ने मिलकर लगाया 400 न्यूटन का बल, अगर अलमारी अभी भी नहीं खिसकी, समझ जानो फ्रिक्शन अब 400 हो चुका है। मैं 5-4 को और बुला के लेके आया, हम सबने मिलकर लगाया 1000 न्यूटन का बल, अलमारी नहीं चली, यानी कि फ्रिक्शन भी 1000 न्यूटन हो चुका है। यानी जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन फ्रिक्शन भाई अपनी वैल्यू को एक लिमिट तक ही तो बढ़ा सकता है। ये थोड़ा ना कि पूरे मोहल्ले के लोग आ जाए अलमारी तब भी ना खिसके, ऐसा तो होगा नहीं। यानी जैसे फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन, लेकिन एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाना बंद कर देगा, और अब जैसे ही उससे आप ज्यादा फोर्स लगाओगे अब अलमारी खिसक जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे ये बात को समझें कि जैसे जैसे हम फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, पर फ्रिक्शन एक लिमिट तक बढ़ेगा, उस लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। उस लिमिट को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण वो सीमा है जिस सीमा के बाद घर्षण नहीं बढ़ता, उसके बाद फिर वस्तु चलना शुरू कर देगी, और जब वस्तु चल रही होगी फिसलने लगेगी, उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, उस समय उसके ऊपर जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसे हम कहेंगे गति घर्षण। जब वस्तु गति में होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब तक वस्तु रुकी होती है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन काम करता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये तब तक काम करता है जब तक वस्तु रुकी हुई हो, और ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये अपनी वैल्यू को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। फोर्स 100 फ्रिक्शन 100, फोर्स 150 फ्रिक्शन 150, फोर्स 300 फ्रिक्शन 300, फोर्स 400 फ्रिक्शन 400, फोर्स 500 फ्रिक्शन 500। अब मान लो कि 500 ज्यादा अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा सकता, इस यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया 500। अब आपने 600 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 500 पर नहीं पहुंच पाएगा, तो नेट फोर्स बचेगा 100 का, वस्तु आपकी चलने लग जाएगी। यानी कि हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, बल का मान बढ़ाएंगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा उसका हम ग्राफ बना रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है। तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन का मान भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, ठीक है। तो एक लिमिट के बाद में फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो गया, तो जिसके बाद फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा उसे हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन घर्षण बल। अब इसके बाद वस्तु चलना शुरू कर देगी। अब जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है चलती वस्तु पर लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है कांस्टेंट। अगर एक बार वस्तु चलने शुरू कर दे और उसकी स्पीड कम हो चाहे ज्यादा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बदलती। तो गतिक घर्षण जो है इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, नियत, ठीक। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, गतिक घर्षण जो है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और ये तभी काम करता है अगर कोई वस्तु मोशन में हो, गति में हो। अगर कोई वस्तु गति में तभी काम करेगा ये। अच्छा, फोर्स बढ़ रहा है फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो ये होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण, और हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग, इट सेल्फ एडजस्ट इट्स वैल्यू। यह अपने मान को स्वयं समायोजित करता है, यानी कि अपने मान को स्वयं एडजस्ट करता है। यह
अपने मान को स्वयं सुनियोजित करता है। अपने वैल्यू को सेल्फ एडजस्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये तभी काम करता है जब वस्तु रुकी हुई हो। तो जब तक वस्तु रुकी होगी तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो वस्तु रुकी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, वस्तु चल रही है मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्ट नहीं करती अपने मान को। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स रहती है। अगर वस्तु एक बार स्लाइड करने लग जाए तो फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स रहेगी। अब स्पीड बढ़े चाहे स्पीड कम हो, उसके लिए आपको फोर्स इंजन से ज्यादा लगाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी ऑब्जेक्ट की, और इंजन से धक्का कम मारोगे तो स्पीड कम रहेगी। पर जो जमीन का जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो फिक्स है। लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होती है, अपने वैल्यू को स्वयं सेल्फ एडजस्ट करती है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन में? इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यह स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। यह स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यह स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की अधिकतम वैल्यू। ठीक है। तो अब आई होप कि थोड़ा थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब तक कोई वस्तु रुकी हुई है और आपने फोर्स लगाया हो तभी भी रुकी हुई है, तो जितना फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन लगेगा, जितना फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन लगेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो अपनी वैल्यू को साथ साथ फोर्स के साथ साथ बढ़ा रहा होता है। तो स्थैतिक घर्षण होता है सेल्फ एडजस्टिंग। ये अपने मन को सेल्फ एडजस्ट करता है। और एक बार वस्तु स्लाइड करना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, फिर वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट नहीं करता, फिर उस पर काम करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और याद रखना काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने हल्की सी डिप ली है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक बार वस्तु चलना शुरू कर देगी ना, तो जो उनके बीच में जो रगड़ जब एक बार से खत्म होगी वो आगे बढ़ने लगेंगे। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा वैल्यू डिप दिखाई मैंने इसकी, हल्का सा, इसलिए थोड़ा सा नीचे दिखाया, डाउन दिखाया इसे हमने। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो तीन बातें मैं आपसे पूछूंगा, उस समय समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। देखो क्वेश्चन है मेरा आपसे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, अगर मान लो कि है 600 न्यूटन। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जमीन के ऊपर रखा है और इन दोनों के बीच में जो सीमांत घर्षण है उसका मान है 600 न्यूटन। यानी कि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू 600 न्यूटन तक बढ़ा सकता है। सीमांत घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। तो 600 न्यूटन अगर सीमांत घर्षण है किसी केस में, तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस वस्तु के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा 150 न्यूटन का, फिर मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर 190 न्यूटन का, फिर मैं फोर्स लगा रहा हूं 320 न्यूटन का, फिर मैं फोर्स लगा रहा हूं 490 न्यूटन, फिर मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर 595 न्यूटन, फिर मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर 630 न्यूटन। तो आपको बताना है कि जब मैंने फोर्स लगाया 150 न्यूटन का, तो इस समय फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस समय फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। एक ही कमेंट में आप कोमा लगा के लिखेंगे। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? यदि ये वस्तु जो सरफेस पर रखी है इन दोनों के बीच में अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, सीमांत घर्षण की वैल्यू 600 न्यूटन है, तो आपको बताना है कि जब इस वस्तु पर 150 न्यूटन का बल लगेगा तो फ्रिक्शन कितना होगा, 190 का लगेगा तो फ्रिक्शन कितना होगा, 320 पे कितना होगा, 490 पे कितना, 595 पे कितना, और 630 पे कितना। ये बताओ। ये करेंगे सब ट्राई।
मनोज का बड़ा प्यारा आंसर आया हमारे पास में सबसे पहले। उसके बाद में आया रामपाल। रामपाल ने गलत कर दिया लास्ट में। रामपाल दोबारा देखो, सबसे आखिरी वाला गलत है तुम्हारा। अगर आप यहाँ पे सभी ध्यान दें तो अभी आपको हमने क्या बताया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब यह है कि जहां तक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। प्रभास, आपने नेट फोर्स निकाल दिया बेटा, हमने फ्रिक्शन पूछा। देखो, अगर बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू है 150 न्यूटन, तो आपको पता है कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन 600 है, यानी फ्रिक्शन अपने मान को 600 तक बढ़ा सकता है। अगर फोर्स 150 न्यूटन का है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 150 न्यूटन हो जाएगी, यानी कि वस्तु नहीं चलेगी। फ्रिक्शन पहले केस में 150 है, जीरो नहीं है। फोर्स लगा 190 का, तो फ्रिक्शन तो अपनी वैल्यू 600 तक बढ़ा सकता है, तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा 190। फोर्स 320 तो फ्रिक्शन भी 320। फोर्स 490 तो फ्रिक्शन भी 490। फोर्स 595 तो फ्रिक्शन भी 595। लेकिन फोर्स 630 तो फ्रिक्शन 630 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अपनी वैल्यू को मैक्सिमम 600 तक ही बढ़ा सकता है। तो अब फ्रिक्शन केवल रह जाएगा 600। भाई मैंने आपको ये तो बताया कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, पर यह काम अनंत काल तक नहीं होगा, इनफाइनाइट समय तक, कि फोर्स बढ़ रहा फ्रिक्शन बढ़ रहा, फोर्स बढ़ रहा फ्रिक्शन बढ़ रहा, फोर्स बढ़ रहा जो फोर्स वही फ्रिक्शन, जो फोर्स वही फ्रिक्शन। ये काम एक लिमिट तक हो सकता है, वो लिमिट हमने आपको बता दी 600 तक होगा ये काम। ये तो 600 तक तो मामला बिल्कुल सही चल रहा है कि 150 190 190 320 320 490 490 595 में। लेकिन जैसे फोर्स हुआ 630, अब फ्रिक्शन 600 रह गया, नहीं अब नेट फोर्स आ गया 30, यानी इस वाले केस में आपका ऑब्जेक्ट चल जाएगा। तो जो बच्चा 0 0 लिख रहा था वो एक्चुअल में नेट फोर्स निकाल दिया उसने। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहता कि पहले वाले केस में नेट फोर्स कितना होगा 0, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा नहीं चलेगा। दूसरे वाले केस में नेट फोर्स कितना 0, जितना फोर्स उतना ही फ्रिक्शन, नेट फोर्स 0, ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। तीसरे केस में नेट फोर्स कितना 0। चौथे केस में नेट फोर्स कितना 0। पांचवें केस में नेट फोर्स कितना 0। और यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ गया 30 न्यूटन का। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चल जाएगा। तो नेट फोर्स पूछा है कि मैंने फ्रिक्शन पूछा, वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो जो प्रजापति लास्ट वाले में बता रहा 30, बेटा फ्रिक्शन यहाँ 30 है, 30 नहीं है 600 है, वो तो नेट फोर्स आएगा 30। बाकी तूने सही लिखे, हालांकि तो सही समझ गया कि जितना फोर्स वही फ्रिक्शन, जितना फोर्स वही फ्रिक्शन, जितना फोर्स वही फ्रिक्शन, जितना फोर्स वही फ्रिक्शन, जितना फोर्स वही फ्रिक्शन। लेकिन जैसे फोर्स हुआ 630, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम 600 तक जा सकता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू लास्ट केस में 600 है। नेट फोर्स है 30। यहाँ पे एक दो हल्के हल्के से क्वेश्चन देख लो। एक एक क्वेश्चन करो सभी। कुछ आंसर मेरे पास हमारे आप समझ गए कि जो द फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग, कौन सा घर्षण स्वयं समायोजित, समायोजित या संयोजित, समायोजित ज्यादा अच्छा शब्द है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो फिक्स वैल्यू है, स्टैटिक का मैक्सिमम मान। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। एक ये करो, ये करना। ये कल की क्लास से है,
फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, तो किस पे डिपेंड करता है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन पे। तो फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी वो इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सरफेस नहीं बेटा, एरिया जो हमें दिखता है ना बाहर से, उस एरिया में तो फ्रिक्शन डिपेंड करता ही नहीं है। हाँ, जो अंदर जो कितना छोटे छोटे से पॉइंट कॉन्टेक्ट में है, एक्चुअल कितना है, जो बाहर से हमें दिख रहा है ना, वर्चुअल एरिया कितना कॉन्टेक्ट में, उसमें फ्रिक्शन डिपेंड करता ही नहीं है। आपको ये लग सकता है कि पूरा पूरा एक ब्लॉक जिसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है वो जमीन पर रखा है, तो पूरा एरिया भले ही 5 मीटर स्क्वायर हो, तो हो सकता है कि कॉन्टेक्ट में केवल कितना हो, मात्र 1 मीटर स्क्वायर ही हो। जबकि एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर का है, उसमें हो सकता है कि कॉन्टेक्ट में 1.25 मीटर स्क्वायर हो, तो वहां फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो बाहर से जो आपको एरिया दिख रहा है ना, वो एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एरिया पर टिक मत लगाना फ्रिक्शन में। हमने कल की क्लास में पढ़ाया था कि फ्रिक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। यहां से हमारे पास फॉर्मूला आया था ये म्यू आर, है ना। तो आगे बढ़ेंगे क्लास में, आज हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ग्रहों की गति संबंधी, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, ठीक है। केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट लॉ बेटा, हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, कक्षा का नियम। लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम, ठीक। लॉ ऑफ ऑर्बिट, तो केपलर साहब ने हमें कोई भी जो ग्रह, जो है ग्रह समझ रहे हो ना, जब मैंने सैटेलाइट आपको पढ़ाया था उसे बताया था मैंने आपको कि जो प्लेनेट होता है, ग्रह, ये किसी स्टार के, किसी तारे के चक्कर काटते हैं। जैसे अगर हम अपने सोलर सिस्टम की, अपने सौर मंडल की बात करें, तो हमारे सौर मंडल में तारा क्या है? सूर्य। सूर्य के चारों तरफ कुछ आकाशीय पिंड चक्कर काट रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्लेनेट, ग्रह कहलाते हैं। अब ये ग्रह जब सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, तो चक्कर काटते समय क्या क्या काम कर रहे हैं वो केपलर साहब ने बताया। तो उन्होंने सबसे पहले नियम में हमारे से बताया कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के चक्कर काटता है, तो चक्कर काटते समय वो इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है। यानी कि समझो, इसे बेटा इलिप्स जो होता है ना, दीर्घवृत्त, इसके दो फोकस होते हैं। ये मान लो कि सूर्य किसी एक फोकस पे यहाँ पे रखा हुआ है, और ये प्लेनेट जो है चक्कर काट रहा है सूर्य के। अभी यहाँ पर था, घूम के यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो कोई प्लेनेट जो सूर्य के चक्कर काटता है, तो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काट रहा होता है। हालांकि यहाँ पे हमने मान रखा है कि भाई सूर्य स्थिर है और सभी ग्रह उसके चक्कर काट रहे हैं। हालांकि मामला इतना आसान नहीं होता। अगर बिल्कुल बहुत डिटेल में जाएं तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे आकाश गंगा। तो इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। ब्लैक होल होता है कि बहुत ज्यादा ग्रेविटी हो। तो अब इस मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ बहुत सारे सूर्य चक्कर काट रहे हैं, बहुत सारे, बिलियंस में। उनमें से हमारा भी एक सूरज है, यानी कि एक हम गैलेक्सी में रह रहे हैं। इस गैलेक्सी के सेंटर में एक क्या है? ब्लैक होल। इस ब्लैक होल के चारों तरफ अरबों खरबों सूर्य चक्कर काट रहे हैं। सोचो, हर सूर्य का एक सौरमंडल होगा, बहुत सारे प्लेनेट होंगे, उन प्लेनेट के फिर सैटेलाइट उपग्रह भी होंगे। यानी कि एक मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें अरबों, बिलियंस, बिलियंस के मतलब अरबों खरबों सूर्य, उन अरबों खरबों सूर्य के भी फिर अरबों खरबों प्लैनेट्स हो जाएंगे,
उन प्लैनेट्स में से किसी एक पर हम रह रहे हैं, धरती पर। उस धरती में भी एक जगह कोई देश है भारत, उसमें कोई एक शहर है, वहां पे हम रह रहे हैं। तो हमारी औकात ये है। और ये तो मैंने एक गैलेक्सी की बात की। हमारे यूनिवर्स में से अरबों खरबों गैलेक्सी हैं। तो सोच लो, एक गैलेक्सी में अरबों खरबों सूर्य, उन अरबों खरबों सूर्य के अरबों खरबों प्लैनेट्स, उन अरबों खरबों प्लैनेट्स के अरबों खरबों सैटेलाइट होंगे। तो ये तो एक गैलेक्सी का, और ऐसी ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सी हैं, और एक यूनिवर्स बना। और ऐसे ऐसे अरबों खरबों पैरेलल यूनिवर्स हैं जहां पर फिजिक्स के अलग नियम काम करते होंगे। यानी कि हम अपनी औकात पर अगर हम आए, तो ये अगर इस पूरे बोर्ड को हम ब्रह्मांड समझ लें, तो हमारी औकात क्या है? ये पॉइंट दिख रहा ना, ये इतनी औकात तो हमारी पूरी गैलेक्सी की है। ये भी शायद मैंने बड़ा सा बना दिया, और हम पूरे इस बोर्ड को मान लें कि ब्रह्मांड है, यूनिवर्स। तो ये जो छोटा सा डॉट अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, कहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये छोटा सा डॉट, ये इतनी बड़ी, इतनी औकात हमारी पूरी गैलेक्सी की। और उस गैलेक्सी में मैंने कहा कि अरबों खरबों सूर्य, उन अरबों खरबों सूर्य के भी अरबों खरबों प्लेनेट, उनमें से भी सोचो कि अर्थ की औकात कितनी होगी। और हमारे तो है ही नहीं। खैर से हटाओ वापस, ठीक है। अब यहाँ आओ। अब उन्होंने कहा, अब देखो अब क्या होता है कि जो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके सेंटर में मैंने कहा कि एक ब्लैक होल है। तो सारे के सारे जो सूर्य है, तो हमारा सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल के चक्कर काट रहा है, ये भी चक्कर काट रहा है। और इसके चारों तरफ सारे प्लेनेट भी चक्कर काट रहे हैं, यानी कि सूर्य के साथ साथ सारे के सारे चक्कर काट रहे होते हैं ये। तो बड़ा एक टिपिकल सा माहौल बनता है इसमें। एक बार मैंने एक छोटी सी वीडियो शेयर की थी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, कि सारे प्लेनेट सूर्य के साथ में जो चक्कर काट रहे होते हैं, उसका एक्चुअल पाथ होता कैसा है। तो उसका मैं डाला था एक बार, बहुत दिन हो गए टेलीग्राम पे। खैर अभी आ जाओ। अभी हम जो हमें केपलर साहब ने बताया, हम उसके हिसाब से चलेंगे। इन्होंने कहा कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, वो सबके सब चक्कर काटते हैं इलेप्टिकल मार्ग में, एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटते हैं। और सूर्य क्या होता है, इस दीर्घवृत्त के इस इलिप्स के किसी एक सेंटर पे होता है। तो ये बस पहले नियम में बताया उन्होंने। तो एक बार तो पूरा स्टेटमेंट आ गया पेपर में कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार इलेप्टिकल मार्ग में चक्कर काटते हैं, और सूर्य इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर रहता है। ये किस नियम की स्टेटमेंट है? ऑप्शन थे केपलर के नियम की है कि न्यूटन के नियम की है। अलग अलग 4 साइंटिस्टों के नाम लिख दिया, या ऐसा बोल दिया कि केपलर का तीसरा नियम है कि दूसरा है, न्यूटन का दूसरा नियम है कि पहला है। ऐसे कुछ ऑप्शन बनाए, तो बोलना था कि केपलर का फर्स्ट लॉ है ये। तो लिखेंगे यहाँ पे हम, फर्स्ट लॉ में क्या बोला केपलर ने हमें, कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व all planets revolve around the sun. All planets revolve around the sun in an elliptical orbit having sun one of its foci। फोकस का प्लूरल होता है फोकी। हैविंग सन वन ऑफ इट्स फोकी, हिंदी में लिखेंगे सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और सूर्य इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। और सूर्य इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग वन ऑफ इट्स फोकी। तो इस पहले वाले नियम में तो ऐसा कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए ना, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे।
सेकंड लॉ, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एरिया या लॉ ऑफ एरियल स्पीड। क्षेत्रफल का नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम, क्षेत्रफल का नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम। इस बात है, इसके एक दो इंफॉर्मेशन जो निकल के आएंगी उसे थोड़ा ध्यान रखना है। सर क्या सन मिल्की वे का, अच्छा मिल्की वे के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसका चक्कर लगाता है सूर्य, बताया तो। हमारा सूर्य नहीं, उस मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी सूर्य हैं वो सब चक्कर काटते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ जाओ, ये बेटा मान लो कि सन है यहाँ पे किसी एक फोकस पर, और ये प्लेनेट सूर्य के चक्कर काट रहा है ना, ऐसे ऐसे करके। तो सेकंड वाले में देखो क्या बताया, फर्स्ट में तो केपलर साहब ने एक लाइन बता दी कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के चक्कर काटेगा तो उसका एक मार्ग होगा, उसे इलेप्टिकल मार्ग, दीर्घवृत्ताकार मार्ग कहेंगे। अब सेकंड में उन्होंने क्या बोला हमारे से कि किसी प्लेनेट को, जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूं आपके लिए थोड़ा सुविधा हो जाएगी आपको, ये मान लो ये है प्लेनेट ना, ग्रह जो चक्कर लगा रहा है सूर्य के। तो उन्होंने कहा कि प्लेनेट को जो सूर्य से लाइन मिला रही है, ग्रह को जो सूर्य से लाइन मिला रही है, ये लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका मतलब पता क्या है, जैसे मान लो आप ऐसे इमेजिनरी एक लाइन सोचो कि मान लो कि ग्रह जो है सूर्य के चक्कर काट रहा है, तो यहां मान लो ये ग्रह को सूर्य से जो लाइन मिला रही है, ये लाइन, तो ये लाइन क्या करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करने का मतलब ये है कि मान लो अभी ग्रह यहां पर था, अब कुछ देर के बाद यहां पहुंच गया, तो ग्रह को जो सूर्य से लाइन मिला रही है, ये लाइन जो है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करने का मतलब ये है कि मान लो अभी मैंने समान समय का ले लिया, मान लो 10 मिनट, तो ग्रह को जो सूर्य से लाइन मिला रही है, इस लाइन ने 10 मिनट में मान लो इतना एरिया स्वैप कर लिया। फिर मैं मान लो कि सो गया, 2 घंटे बाद उठा, फिर मान लो इस समय ग्रह यहां पे जा चुका है। अब फिर मैंने अगले 10 मिनट फिर चेक किया, तो अगले 10 मिनट के बाद मान लो कि प्लेनेट मेरा यहां पहुंच गया। अब देखो, ग्रह को सूर्य से जो लाइन मिला रही है, इस प्लेनेट को सूर्य से जो लाइन मिला रही है, इस लाइन ने 10 मिनट में इतना एरिया स्वैप किया था। अगर मैं यहां पर भी चेक करूंगा 10 मिनट में, ये मान लो कितना एरिया चेक इसने, जो प्लेनेट और सूर्य को लाइन मिला रहा है बेटा, इसने 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में इतना एरिया स्वैप किया। जब हमने इन दोनों एरिया को चेक किया तो दोनों एरिया सेम आएंगे। ग्रह को जो सूर्य से लाइन मिला रही है, वो लाइन समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अगर ये लाइन ग्रह को सूर्य से मिला रही है, अगर इसने 1 सेकंड में मान लो कुछ एरिया तय किया, तो आप किसी भी समय आप चेक करना, 1 सेकंड में जहां पर भी आप जब चेक करेंगे, चाहे आप यहां पे कर लो, ये प्लेनेट को सूर्य से लाइन मिला रही है, तो इसने मान लो कि 1 सेकंड में इतना एरिया तय किया, अगले 1 सेकंड में जो एरिया तय करेगी, ये दोनों एरिया सेम होंगे, फिर अगले 1 सेकंड में जो एरिया तय करेगी सेम होंगे, अगले सेकंड में जो तय करेगी सेम होंगे। तो किसी भी समय पर मैंने 2 अलग अलग समय ले लिए कि मैंने इस समय मान लो कि देखा 12 से 1 बजे के बीच में कितना एरिया स्वैप किया गया, 1 घंटे के अंदर मैंने उससे कैलकुलेट करके मान लो साइड में लिख लिया। फिर मैंने देखा कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच में कितना एरिया स्वैप किया, दोनों एरिया बराबर आए। एक्चुअली देखो होता क्या है कि इस वाले केस में आपको दिख रहा होगा कि ये प्लेनेट सूर्य से दूर है, तो जब प्लेनेट सूर्य के दूर है ना, तो इसकी स्पीड कम होती है, तो थोड़ा सी आगे बढ़ पाया ये, तो इसने कुछ एरिया स्वैप कर लिया। जब ये प्लेनेट सूर्य के नजदीक पहुंच गया, अगर ये वाली लाइन छोटी है, तो जब प्लेनेट सूर्य के नजदीक होता है तो तेज भागता है, वो काफी आगे निकल गया। यानी अगर ये वाली लाइन छोटी है तो ये वाला हिस्सा बढ़ गया, तो ऐसे अगर यहाँ पे ये लाइन बढ़ी तो ये वाली छोटी है। तो एक्चुअल में जब फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों एरिया बराबर आते हैं। इस समय क्या पता चल रहा है कि ग्रह को जो सूर्य से लाइन मिला रही है, अगर वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय कर रही है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया तय कर रही है, यानी ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल है उसकी जो एरियल स्पीड है वो कांस्टेंट होगी। भाई लीनियर स्पीड में क्या होता है, अगर आप समान समय में समान दूरी तय करेंगे, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो आपकी लीनियर स्पीड कांस्टेंट। आप सेम टाइम में सेम एरिया स्वैप करेंगे तो आपकी एरियल स्पीड कांस्टेंट। और एरियल स्पीड कांस्टेंट क्यों हो पा रही है कि अगर ये वाला हिस्सा लंबा है तो मैंने कहा कि ये वाला छोटा है, अगर ये छोटा है तो ये बड़ा। यानी कि जब प्लेनेट दूर होता है तो धीरे घूमते हैं, और जब नजदीक आते हैं सूर्य के तो तेज भागने लगते हैं। ये आया भी था पेपर में, ये सीपीओ में आया था क्वेश्चन कि केपलर का कौन सा नियम हमें बताता है
कि जब प्लेनेट सूर्य से दूर होते हैं तो धीरे चलते हैं और नजदीक होते हैं तो फास्ट चलते हैं। तो ये बात हमें किससे पता चल रही है? केपलर के सेकंड नियम से पता चल रही है। ये सारी बातें अभी हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग planet to sun the line joining planet to sun sweeps out equal area in equal time, that is aerial speed of planet remains constant. The line joining planet to sun sweeps out equal area in equal time, that is aerial speed of planet remains constant. हिंदी लिखेंगे, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल समान रहती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल समान रहती है। एक बार इसे उतार लो, ठीक है सभी। हो गया डन, चलो। अच्छा एक बात हमें और क्या, इसका भी मैं प्रूफ भी करेंगे अभी हम। एरियल स्पीड होगा इक्वल एरिया इक्वल टाइम, दैट इज एरियल स्पीड ऑफ प्लेनेट रिमेन्स कांस्टेंट। अभी इसे हम प्रूफ भी कर लेंगे कि एरियल स्पीड कांस्टेंट रहती है ना। उससे पहले आप एक लाइन और लिख लेंगे कि प्लैनेट्स move fast when they are close to sun and move slow when they are far from sun। हिंदी में लिखेंगे, ग्रह जब सूर्य के नजदीक होते हैं तो तेज चलते हैं। ग्रह जब सूर्य के नजदीक होते हैं तो तेज चलते हैं
और जब धीरे होते हैं, और जब धीरे होते हैं और जब धीरे होते हैं और जब दूर होते हैं तो धीरे चलते हैं। ग्रह जब सूर्य के नजदीक होते हैं तो तेज चलते हैं, और ग्रह जब सूर्य से दूर होते हैं तो धीरे चलते हैं, और ग्रह जब सूर्य से दूर होते हैं तो धीरे चलते हैं। प्लैनेट्स मूव फास्ट व्हेन दे आर क्लोज टू सन एंड मूव स्लो व्हेन दे आर फार फ्रॉम सन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अगर हम प्रूफ देख लेते हैं, यहाँ देखो, ये मान लो बेटा हमारा प्लेनेट यहां से यहां पहुंच गया है, ठीक। और ये सूर्य है, ये प्लेनेट है। अब प्लेनेट को सूर्य से जो लाइन मिला रही है वो ये है, ये। अब प्लेनेट यहां से यहां तक गया। अब प्लेनेट जो है वो गया यहां से यहां तक। तो प्लेनेट घूमते घूमते यहां से यहां पहुंच गया, तो इसने कितना एरिया स्वैप किया? ये एरिया, ये एरिया। तो मुझे ये एरिया निकालना है। जब एरिया स्वैप कर रहा है तो इसकी जो एरियल स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, हमें प्रूफ करना है ना। तो एक काम करते हैं हम, अब प्लेनेट बेटा यहां से कहां पहुंच गया? यहाँ। तो जब प्लेनेट यहां से यहां पहुंचा तो बेटा ये जो आर्क है, ये जो इसने लंबाई चली है, इसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया? तो मान लो कि ये जो एंगल है वो है डी थीटा। डी थीटा का मतलब बहुत ही छोटा सा एंगल। यानी मैंने माना है कि सूर्य चक्कर काट रहा है, धरती चक्कर काट रही है सूर्य के, तो वो थोड़ा सा ये आगे निकला, तो बहुत ही छोटा सा आर्क है ये, बहुत छोटा। तो जो बहुत एंगल बनाएगा बहुत छोटा बनाएगा, तो डी थीटा का एंगल मतलब बहुत छोटा एंगल। यानी मान लो कि चक्कर कट रहे वो हल्का सा मैंने थोड़ा सा आगे गया, वो मैंने लिया। अब मुझे एरिया निकालना है। तो अगर ये थोड़ा सा अगर ये आगे निकला तो एरिया भी बहुत कम होगा, तो मैं सब ले रहा हूं डी ए एरिया, डी ए। तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? फिर मैं क्या इन दोनों लाइनों को मिला सकता हूं आपस में? अगर मैं इन दोनों लाइन को क्यों मिला रहा हूं, देखो पहले समझना इसका कॉन्सेप्ट की वजह क्या है। अगर ये मैंने माना है कि थोड़ा सा ही आगे गया है प्लेनेट यहाँ पर, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी, तो बेटा जितनी लंबाई ये है ना, तो लगभग लगभग उतनी लंबाई ये आएगी अगर ए और बी पॉइंट बहुत ही क्लोज हों। आपको सोचो, अगर मैं ऐसे कर दूं, बहुत दूर दूर ले लूं इन्हें, तो देखो ये जो लंबाई है ये वाली और ये वाली बराबर नहीं आएगी। इसे अगर आप खोल के करोगे ना तो बहुत लंबी सी आएगी ये वाली तो। लेकिन अगर ये बहुत ही नजदीक हो, बहुत ही नजदीक हो, बहुत ही नजदीक, तो लगभग लगभग जितनी लंबाई ये वाली होगी लगभग लगभग उतनी ही ये वाली भी होगी। तो बहुत ही क्लोज है, तो मैं मान सकता हूं कि जितनी लंबाई ये वाली होगी ए बी की, उतनी लंबाई होगी इस आर्क की भी, है ना। जितनी लंबाई ये जो है, ये वाली सीधी रेखा की लंबाई होगी, उतनी लंबाई इसकी भी होगी। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर मुझे आर्क निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? हम सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इजगल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा ना बचपन से। तो एंगल कितना है? डी थीटा। और आर्क क्या है? ये ए बी। ये रेडियस मान लो कि सूर्य से प्लेनेट तक की दूरी हो आर, तो हो गया आर। तो ए बी किसके बराबर आ गया? आर डी थीटा के बराबर आ गया। तो ए बी की वैल्यू आ गई आर डी थीटा के बराबर। तो यानी कि ये जो मेरे पास आया, चाहे आप इसे कहो आर डी थीटा, चाहे इसे कहो, ये दोनों बहुत ही नजदीक नजदीक है, तो एक ही बात होगी, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। अब देखो मुझे एरिया निकालना है, तो अगर मैं जो एरिया निकालना है, आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल मान लो, लगभग लगभग 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? आर के बराबर, और हाइट कितनी है? इसके बराबर ये। और ये हाइट और ये हाइट तो मैंने बराबर ही मान रखी है, तो मैं यहाँ पे आर डी थीटा लिख सकता हूँ, आर डी थीटा। तो डी ए क्या हो गया? 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। अगर मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूं, टाइम से,
तो डी ए बाई डी टी हो गया 1/2 r² डी थीटा को डी टी से भाग कर दिया। ठीक, तुम्हारे पास में क्या हो गया, डी ए बाई डी टी इजकल टू 1/2 r², और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। देखो ओमेगा यहाँ पे एंगुलर स्पीड है, जैसे लीनियर स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने कितनी दूरी तय की बटे समय। एंगुलर स्पीड होती है, कोई चीज घूम रही होती है ना, तो उसने कितना एंगल तय किया। भाई आप सोचो ये पॉइंट यहां से यहां तक गया, ये तो इसने इतना एंगल चला, अगर उतने ही समय में यहां चला जाता है ये, तो ज्यादा बड़ा एंगल चलता तो ज्यादा स्पीड होती। तो एंगुलर स्पीड होती है कि कितना कोण तय किया गया अपॉन स्पीड, तो एंगल ट्रेवर्स्ड अपॉन टाइम। तो ये डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, एंगुलर स्पीड है, कोणीय चाल। एंगुलर स्पीड कोणीय चाल। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। तो जैसे हम जो दोबारा समझेंगे, हमने एक शब्द पढ़ा था स्पीड पहले, जब हम खाली स्पीड बोलते हैं तो होता है लीनियर स्पीड, रेखीय चाल। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय। आपने कुल कितनी दूरी तय की, एक रेखा में कितना दूरी तय की बटे समय। तो लीनियर स्पीड होती है कुल दूरी बटे कुल समय, और जब कोई चीज घूम रही होती है उसके पास होती है एंगुलर स्पीड, यानी कितना एंगल उसने चला। अगर वो एक सेकंड में इतना सा एंगल चल रही है और एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में इतना बड़ा एंगल चल रहा है, तो यानी कि तेज भाग रहा है, इसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है। तो एंगुलर स्पीड होती है कि कितना आपने एंगल तय किया और कितने समय में। अब यहाँ एक बड़े ध्यान समझो बात, कि जो डी अपॉन डी टी आई, यानी कि मेरे पास जो एरियल स्पीड आई, भाई एरिया अपॉन टाइम एरियल स्पीड हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, लीनियर स्पीड, और एरिया अपॉन टाइम होता है एरियल स्पीड। तो डी बाई डी टी है, ये टर्म जो है ये एरियल स्पीड को डिनोट करती है। अब यहाँ बड़े ध्यान समझना, ये जो एरियल स्पीड मैंने यहाँ पे लिखा, क्षेत्रीय चाल, ये किसके बराबर आई हमारे पास में, 1/2 r² ओमेगा। तो ये जो हाफ है तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो कांस्टेंट है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे बचा अब r² ओमेगा, तो यहाँ पे खुद देखो कि जब ये r की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है, मैंने कहा था कि वो धीरे चलता है, जब ये दूर है प्लेनेट तो ये धीरे चलेगा, तो केवल एक सेकंड में इतना ही आगे जा पाया, और जब ये नजदीक है तो तेज भाग रहा है। यानी कि हो क्या रहा है कि जब r की वैल्यू ज्यादा है तो ओमेगा कम है, जब r की वैल्यू कम है तो ओमेगा ज्यादा, जब r ज्यादा तो ओमेगा कम। यानी ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो बढ़ रहा है। ये जब प्लेनेट दूर है तो धीरे चल रहा है, और जब प्लेनेट नजदीक है तो तेज भाग रहा है। यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी जो एरियल स्पीड है प्लेनेट की वो कांस्टेंट बनी रहती है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आएगी वैल्यू। तो वही तो हमने बस इसका प्रूफ देख लिया ये, या इसी चीज को आप डायरेक्ट याद भी कर सकते थे कि जो लाइन प्लेनेट को सूर्य से मिलाती है वह लाइन समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये हमने क्या पढ़ा, तो यानी कि हमें क्या बता रहा है कि जो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करने का मतलब है कि एरियल स्पीड कांस्टेंट रहना, क्षेत्रीय चाल नियत रहना। जितना डी ए बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट आई, क्यों, क्योंकि जब कभी भी ऐसा होगा, अभी मैंने यहाँ पे लिया, अगर मैं इसी को यहाँ पे ले लूं तो हम क्या देखेंगे कि जब ये आर की वैल्यू कम होगी तो प्लेनेट तेज भागेगा, काफी आगे तक निकल जाएगा, है ना। तो जब आर कम होगा तो ओमेगा ज्यादा, और जब आर ज्यादा होगा तो ओमेगा कम। तो डी बाई डी टी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे थे। ठीक, तो हमारे पास हुआ सेकंड लॉ का हमने देख लिया। ठीक है, इसी सेकंड लॉ में एक चीज आप लिखेंगे, इसे हम कल क्लास में इसे भी प्रूफ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर केपलर के सेकंड लॉ से कोई लाइन पेपर में आती है तो ये आती है। बेटा केपलर का जो सेकंड लॉ है ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है एक। जैसे आपने हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। देखो बेटा आपकी वस्तु एक सीधी रेखा में भागती है तो उसके पास m मास है और v वेलोसिटी से भाग रही है, तो उसके पास होता है लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग mv। तो लीनियर मोमेंटम होता है सीधी रेखा में चल रही वस्तु के पास, लेकिन जब वस्तु घूम रही होती है उसके पास होता है एंगुलर मोमेंटम, उसके पास होता है कोणीय संवेग। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे रहता है, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये सारी बातें हम कल करेंगे डिस्कस। पहले भी आप यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, केपलर सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ लॉ is based on law of conservation of
एंगुलर मोमेंटम। केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास समय कम बचा है, कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और फिर इसे खत्म करते ही हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम सरलोलक। तो वो भी 1-1.25 घंटे का गेम है, और फिर सीधे आ जाएंगे हम न्यूटन डायमेंशन पर, तो हमारा मैकेनिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।